Hello student, I welcome you to our YouTube channel Sharma Study Zone. In this video, I am going to explain you chapter 1, the chemical reactions and equation. This chapter is from NCERT book of class 10 and this video is very important for the CBSE students as well as the other students of other boards like CG boards and the other state boards. Let us explain this video. This video will be bilingual. It means it is written in English, but I will explain it in Hindi also. Let us start this video as a said of Martin H. Fisher. Facts are not science as the dictionary is not literature. इसका मतलब ये कि जिस तरह फैक्ट जो है वो साइंस नहीं होते पूरी तरह से, उसी तरह कोई भी डिक्शनरी जिसमें इतने सारे वर्ड्स होते हैं वो एक लिटरेचर नहीं हो सकता. चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं. तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. इसकी शुरुआत करने से पहले हम चलते हैं कुछ डे टू डे लाइफ में जो एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जो अगर मिल्क को रूम टेम्परेचर पे अगर छोड़ दिया जाए, गर्मी के समय अगर छोड़ दिया तो कुछ समय के बाद वो जो उसका एक्चुअल जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है. या फिर इसी तरह अगर आप आयरन नेल को छोड़ दें, आयरन का तवा या फिर पैन को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में उसको अगर एक्सपोज कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो उसमें धीरे धीरे रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, उसकी कोरोजन स्टार्ट हो जाता है. तो ठीक उसी तरह अगर जो ग्रेप्स होते हैं उसको कुछ समय के लिए अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो उसका जो वो फर्मेंटेड हो जाता है, उसका टेस्ट थोड़ा खट्टा हो जाता है, मतलब एल्कोहलिक टाइप का हो जाता है. इसके बाद खाना का बनना हो गया, या फिर जब कुछ हम खाते हैं तो हमारे स्टमक में उसका डाइजेशन हो गया, या फिर जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ये सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं? क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? हम इनके बारे में ही जानने की शुरुआत करेंगे इस वीडियो में. चलिए शुरुआत करते हैं. तो ये सारे जो सिचुएशंस है या तो वो फिजिकल चेंज हो सकते हैं या फिर केमिकल चेंज हो सकते हैं. इसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं. फिर भी चलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लें कि अगर एक पेपर का टुकड़ा लेते हैं, अगर उस पेपर के टुकड़े को हम फाड़ देते हैं 2 पीसेस में, अगर उसको हम टोर कर देते हैं, टीयर अप कर देते हैं, तो क्या होगा? कुछ समय वो जब फट गया तो मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं हुआ. ठीक है, मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हुआ कि 2 अलग अलग पीसेस हुए. उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि पेपर मात्र है. पेपर है, फटने के बाद भी पेपर ही हो गया, मतलब वो एक तरह का फिजिकल चेंज हो गया. लेकिन अगर हम ये बोलें कि जैसे कोई लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, कोक को हम जलाते हैं, जलाना मतलब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करना, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना. तो उसमें क्या होगा? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कुछ गैसेस प्रोड्यूस होंगे. मतलब हो ये रहा है कि उसके फिजिकल स्टेट में तो चेंज हो ही रहे हैं, साथ साथ उसमें केमिकल चेंजेस भी देखने को मिल रहा है. हम आगे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो इस तरह के जो चेंजेस होंगे हम उसको केमिकल चेंज कहेंगे. ठीक है, चलिए आगे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं. चलिए हम आगे की केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को हम स्टडी करते हैं. इसमें क्या करना है? हमको एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है. ठीक है, उस मैग्नीशियम के रिबन को पहले हमको क्या करता है, उसको रब करके उसको क्लीन करना पड़ता होता है. क्योंकि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर आ जाता है. ठीक है, तो उस लेयर को हटाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसको रब करना पड़ता है. इसके बाद उसको किसी टोंग की सहायता से उसको पकड़ लेना है. पकड़ने के बाद एक हमारे पास बर्नर होगा. उस बर्नर को जब मैग्नीशियम के रिबन को हम बर्न करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक चाइना डिश होगा बोल सकते हैं, या वॉच ग्लास होगा. तो बर्न होने के बाद उसके कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बनेगा. ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बनेगा जो कि क्या होगा? एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम मैग्नीशियम रिबन का यूज किए हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए हैं. मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बनाने के बाद मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बनता है. ठीक है, जो कि यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है. तो यहाँ पे केमिकल चेंज देखने को मिला. क्या कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन के तैयार हुआ. इसको हम और आगे देखते हैं क्या है. ठीक है,
तो जब भी मैग्नीशियम का रिएक्शन कराए हम ऑक्सीजन के साथ, मतलब उसको जलाए, तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है जलता है और एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम वहां पे बनता है और एक व्हाइट पाउडर बनता है। जो पाउडर होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर होता है। मैं मार्कर यूज कर लेता हूं यहाँ पे। ओके, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है, मतलब हम कब कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो देयर आर सम रीजंस टू एक्सप्लेन और टू आइडेंटिफाई द चेंजेस आर केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस। तो क्या क्या फैक्टर्स है देखते हैं। तो पहला है चेंज इन स्टेट, मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है उसके स्टेट में चेंज हो, मतलब अगर वो सॉलिड हो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, अगर लिक्विड हो तो हो सकता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, या फिर ठीक है, तो पहला हो गया चेंज इन स्टेट, या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या समटाइम्स सॉलिड से डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्या, चेंज इन द कलर, उसके कलर में भी चेंजेस देखने को मिल सकता है। तीसरा कि जब भी केमिकल रिएक्शन हो तो चांसेस होगा कि वहां पे कोई गैसेस का फॉर्मेशन हो। इसके बाद चौथा कि चेंज इन द टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ उसमें कुछ टेम्परेचर में भी चेंजेस देखने को मिल सकता हो सकता है कई बार केमिकल रिएक्शन के लिए हमको टेम्परेचर देना पड़े, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे, जो आगे हम और अच्छे से देखेंगे। और जब भी रिएक्शन के बाद कोई टेम्परेचर का वहां पे इवोल्यूशन होगा तो हम उसको बोलेंगे किस टाइप का रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और भी एक्सपेरिमेंट है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या करना है, हमारे पास एक जार होगा। ठीक है, इस जार में कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क को हमको क्या करना है, इसमें जिंक के ग्रेनुअल्स कुछ टुकड़े हमको यहाँ पे लेना है। इसके बाद इसको ऊपर से हम क्या करेंगे, इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लेंगे। इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना है। इसके बाद इसको एक ग्लास का ट्यूब लगा के अच्छे से कॉर्क को बंद कर देना है। कुछ समय के बाद जब जिंक ग्रेनुअल्स जो है उसका और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों का रिएक्शन होगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। 9th में आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से कि जब भी किसी मेटल का किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो ये जहां पे जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, जो इस टेस्ट ट्यूब से इस ग्लास ट्यूब से बाहर की ओर निकलने लगता है। ठीक है, अगर वहां पे अगर कोई कैंडल जलता हुआ ले जाए तो वहां पे एक पॉपअप साउंड आता है जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जहां से गैस रिलीज हो रहा है कैसा है, कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस होता है। मतलब क्या, ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ बिकॉज इसमें क्या हुआ, गैस का इवोल्यूशन हुआ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जो कुछ भी हम दो तीन हम एग्जांपल्स देखे उसको जब हम किसी वर्ड के फॉर्म में लिख दें, फॉर एग्जांपल जो पहला हमने एक्टिविटी किया उसमें हमने देखा कि मैग्नीशियम का रिएक्शन कराए किसके साथ, मैग्नीशियम का हम जला रहे थे, जलाना मतलब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो उसको जब हम इस फॉर्म में लिख दें तो हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ कर दिया, ऑक्सीजन के साथ कर दिया, तो वहां पे एक प्रोडक्ट बन रहा था जिसको हम क्या नाम दिए थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वो हमारे पास जो वो पोट था, बर्तन था, उसमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर नीचे गिरा हुआ था। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड होता है, इधर लेफ्ट साइड, यहाँ पे बीच में आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा, इस एरो के लेफ्ट साइड में हम क्या रिएक्टेंट्स को पुट करते हैं। जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उसको हम लेफ्ट साइड रखेंगे, सभी के बीच में प्लस सिंबल हमको यूज करना है, और जो कुछ भी प्रोडक्ट बनेगा उसको हम राइट साइड में लेंगे। ठीक है, तो इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट राइट साइड, और बीच में एरो होता है जो कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखाता है कि किससे क्या बना। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन के लिए ये जो एक्टिविटी था उसके लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे लिए रिएक्टेंट था,
और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे हम सपोज हमको खिचड़ी बनाना है, तो खिचड़ी के लिए हमको चावल जरूरत पड़ेगा, दाल की जरूरत पड़ेगा, पानी की जरूरत पड़ेगा और सॉल्ट की जरूरत पड़ेगा। ये सारे इंग्रेडिएंट क्या हुआ, एक तरह के रिएक्टेंट्स हो गए। ये सारे रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, खिचड़ी होगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये जब अभी तक हम इस इक्वेशन को क्या किए हैं, वर्ड के फॉर्म में लिखे हैं। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिख दिया, प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। चलिए, तो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे लेफ्ट साइड रखेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे राइट साइड में रखेंगे, और जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उन सबको प्लस साइन के साथ हम शो करेंगे, और उसी तरह वो भी लेफ्ट साइड में, और जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसको हम राइट साइड में, हम उनको राइट हैंड साइड में उसको लिखेंगे, और साथ ही साथ उनके बीच में प्लस साइन का हम यूज करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये तो था वर्ड इक्वेशन। तो अब उसी वर्ड इक्वेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मतलब देखेंगे केमिकल इक्वेशंस लिखे कैसे जाते हैं। तो इसके लिए हमको पहले जो हम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं उनके हमको केमिकल सिंबल पता होना चाहिए। बाद में जो प्रोडक्ट होगा उसका हमको केमिकल फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। ये सब उम्मीद है आप सब 9th में बहुत अच्छे से सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो हम 9th की भी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम केमिकल फॉर्मूला वगैरह लिखना सिखाएंगे। हो सकता है हमारे चैनल में केमिकल फॉर्मूला लिखने का कोई वीडियो भी अपलोडेड हो, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए केमिकल इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो ऊपर में हमने एक्सप्लेन किया कि वर्ड इक्वेशन क्या था। तो जो कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा था उसको वर्ड के फॉर्म में लिखना वर्ड इक्वेशन हो गया। लेकिन अब उसी को अगर हम केमिकली लिखना शुरू करें, केमिकल सिंबल के फॉर्म में लिखना शुरू करें, तो हम उसको केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हम उसी इक्वेशन को हम फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो मैग्नीशियम था उसको मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। उसी तरह जो हम रिएक्शन करा रहे थे उसको ऑक्सीजन के साथ जला रहे थे, इट मीन्स उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है, तो हम +O2 लिख दिए यहाँ पे। ये थोड़ा ज्यादा ही डार्क हो गया। ये हमारा मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में भी क्या है ये, अब केमिकल इक्वेशन तो हम लिख दिए, लेकिन फिर भी इसमें हमारे साइड क्या होता है, जब भी केमिकल्स हम बनाते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम उस सब सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है एज ए रिएक्टेंट। लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना MgO, तो मैग्नीशियम यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है आपको और ऑक्सीजन एक मिल रहा है। मतलब दोनों साइड हमारे पास जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों सेम नहीं है। तो अगर जब ऐसे होते हैं तो हम इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मतलब ये अभी बैलेंस नहीं है, नंबर ऑफ molecules and atom in reactants are not equal to the number of molecules or atom in the product। तो इस टाइप के हम केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे। यहाँ पे है, ये देख सकते हैं, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। चलिए, तो अब इसको हम बैलेंस करने की सीखेंगे। तो जो नेक्स्ट जो आएगा उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के बाद हमने देखा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के बाद हमने देखा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता था। इसके बाद हम देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल यहां पर लिए हैं जिंक का और सल्फ्यूरिक एसिड का।
जो हम सेकेंड वाला जो एक्टिविटी किए थे उसको हम लेकर चलते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास जिंक है, एक रिएक्टेंट हो गया। इस जिंक का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं, मतलब एक एसिड है, इधर हमारा जिंक एक मेटल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। इन दोनों, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है, तो ये दोनों को हम प्लस के फॉर्म में लिख दिए। तो ये दोनों के रिएक्शन के बाद जिंक सल्फेट बनता है जो कि एक सॉल्ट है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का रिलीज होगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी किसी मेटल और किसी एसिड का रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट बनेगा, जो कि यहाँ पे जिंक सल्फेट देख सकते हैं आप, और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, ये तो था हमारा वर्ड इक्वेशन। लेकिन अब इसी को देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। ये दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो ये Zn जो प्लस आयन होता है, और SO4 यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये माइनस आयन होता है। ये दोनों का रिएक्शन, ये दोनों क्या होगा, ये आपस में बॉन्ड बना के जिंक सल्फेट ZnSO4 बना लेगा, और जो H2 बच रहा हो यहाँ पे गैस के फॉर्म में उसका इवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन हुआ। लेकिन ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि नहीं, अभी हम देखते हैं। तो हम सभी मॉलिक्यूल्स को लेफ्ट और राइट साइड चेक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिंक लेफ्ट साइड में एक है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी जिंक कितना है, एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन देख सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 एटम है हमारे पास। राइट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। सिमिलरली सल्फर 1 एटम है हमारे पास, तो यहाँ भी सल्फर का 1 एटम है। इसके बाद ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। मतलब इस इक्वेशन में रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स जो हैं सभी एलिमेंट्स के इक्वल हैं, इसलिए क्या हुआ, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे, लिखने के बाद उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। अभी जस्ट इसके आगे आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसका ही एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें यहाँ पे इसमें हम 3 बॉक्सेस बनाएंगे, 3 कॉलम एक बॉक्स में बनाएंगे, जिसमें हम एक में जिंक लिखेंगे, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा सल्फर, और चौथा है ऑक्सीजन। हमारे पास 4 तरह के एलिमेंट्स है, और चारों एलिमेंट्स को हम इसमें लिख दिए हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। फिर देखेंगे कि कितने कितने एटम्स हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में, मतलब रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं सभी एलिमेंट्स के, और प्रोडक्ट साइड कितने एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं। तो जिंक कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखिए जिंक 1 था, तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे, 2 थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 लिख दिए। सल्फर यहाँ पे 1 था, तो सल्फर में हम यहाँ पे 1 लिखे हैं। और सिमिलरली ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम्स थे, तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए। प्रोडक्ट साइड चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए जिंक 1 था, तो जिंक यहाँ पर 1 लिख दिए। साथ ही साथ सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2 था, तो सभी को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया दोनों साइड। तो इसमें हम देखें तो क्या, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब एक किस तरह का है, एक बैलेंस्ड केमिकल ऑलरेडी था, इसको हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम ऐसे इक्वेशन लेंगे जो बैलेंस नहीं होगा, तो उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल हमारे पास आ गया। इसमें क्या है, हमारे पास है आयरन। आयरन का हम रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ। आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन कराइए। हमारा आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, वाटर H2O। ये दोनों का जब भी रिएक्शन होगा तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हम देखते हैं। यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, हाइड्रोजन 2 एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 एटम्स, ऑक्सीजन 1 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो चलिए हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसी को हमको फॉलो करते हुए चलना है। स्टेप 1 में क्या किए, जितने भी हमारे पास कंपाउंड होंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारे पास आयरन है, इसके बाद एक वाटर है, तो हम और राइट साइड में गए तो Fe3O4 बना और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। तो इन सारे को हमने क्या किया, बॉक्स के अंदर पहले पैक कर देना है, बॉक्स के अंदर उसको हम कर देना है।
मतलब जितने भी कंपाउंड्स होंगे, एटम्स होंगे जो प्लस साइन से सेपरेटेड हो गए, उनको हमको एक बॉक्स में रखना होगा। और जब भी, ये पहला स्टेप होगा। स्टेप नंबर 2 में हमको एक टेबल बनाना है। टेबल में 3 कॉलम्स करना है। एलिमेंट्स के नाम लिखना है पहले कॉलम में, दूसरे में लेफ्ट साइड में कितने एटम्स हैं उस एलिमेंट के, राइट साइड में कितने एटम्स हैं, ये सारी चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे आयरन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे हम लिख लिए। प्रोडक्ट साइड का है तो आयरन 3, तो यहाँ पे हमने आयरन 3 लिखा हुआ है। इसके बाद ऑक्सीजन 4 था तो ऑक्सीजन में यहाँ 4 लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन 2 था तो हाइड्रोजन 2 लिख दिया। ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा। स्टेप नंबर 3 इज, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, हमको बैलेंस्ड करना स्टार्ट करना है। तो हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, सबसे ज्यादा मतलब हम रिएक्टेंट में देखेंगे कि कौन सा ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, क्या ज्यादा है। फिर उस वहीं से हमको शुरुआत करना है। तो हम ऑक्सीजन के एटम की अभी हम शुरुआत करते हैं। तो ऑक्सीजन में गए तो रिएक्टेंट में हमारे पास मात्र एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और प्रोडक्ट में गए तो प्रोडक्ट में हमारे पास कितने ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन हो गए हैं। ये देख सकते हैं Fe3O4 था तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। मैं बताया कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा एटम, उसी से हमको शुरुआत करना है, बैलेंसिंग करना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन 1 था, तो इस 1 को 4 कैसे बनाया जा सकता है, बाय मल्टीप्लाइंग इट 4। ठीक है, तो 4 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब अब आगे क्या होने वाला है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था, अनबैलेंस्ड वाला मतलब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन था, उसको हम ये देखिए यहां पे जो था, तो यहां पे हमने ऑक्सीजन वाटर में 4 का मल्टीप्लाई किया इस टेबल में, इस कॉलम में। तो यहां पे जो वाटर है उसके सामने हम 4 कर दिए। हमको एज ए प्रीफिक्स ऐड करना होता है, कभी भी हम बॉक्स के अंदर में हम नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आया, तो हमने यहाँ वाटर के साथ क्या किया, उसके प्रीफिक्स में हमने 4 लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, और इधर हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन देख सकते हैं कितना हो गया, 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया। और जबकि इधर हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, स्टेप नंबर 4 में चलते हैं। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है, अब जो हमको करना है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में हाइड्रोजन को लेना है। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन है भाई, देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 4 2 जा 8 हो गया, किसमें, वाटर में। तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया हुआ है। प्रोडक्ट साइड गए तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो हमारे पास मात्र H2 था, H2 में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो उस 2 को 4 कैसे बनाया जाए, सॉरी 2 को हमको कितना बनाना है, 8 बनाना है, बिकॉज हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है उसमें 8 हाइड्रोजन हो गया। तो इस 2 को 8 बनाने के लिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में 4 ऐड कर दिया है। तो अब दोनों साइड देखिए, ऑक्सीजन कितना हो गया है 4, तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, तो राइट साइड में हाइड्रोजन 4। आयरन अब हमारे पास कितना है, यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट में कितने आयरन है, 3 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको आयरन को बैलेंस करना है। चलिए आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में हम फिर से क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, किसके लिए होगा, ये आयरन के लिए होगा। तो ये देखिए आयरन लिखे हैं, आयरन हमारे पास 1 था इनिशियली, प्रोडक्ट में कितने थे, 3 था। तो इस यहाँ पे 1 को 3 कैसे बनाएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इट 3। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में हमारे पास जो रिएक्टेंट है आयरन का, उसमें हमको एज ए प्रीफिक्स क्या ऐड कर देना है, 3 ऐड कर देना है। तो ये देखिए हम यहाँ पे 3 ऐड कर चुके हैं। इस तरह से क्या हो गया, जो इक्वेशन हो गया बैलेंस, देख सकते हैं आयरन भी 3 हो गया, इधर भी आयरन 3 था। इसके बाद वाटर, यहाँ पे वाटर में गया तो हाइड्रोजन 8 था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 8 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था, तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन 4 हो गया। तो ये था टोटल हमको केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, फिर बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, हमने इन सारे चीज़ों को देख लिया है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम केमिकल इक्वेशन जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप होंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक जो हम बैलेंस्ड इक्वेशन देखे वो भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना तो हमने सीख लिया, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से कैसे लिखा जाए हम उसके बारे में भी जाने। तो जो रिएक्टेंट्स होंगे या प्रोडक्ट होगा उसके हमको मतलब इस केमिकल इक्वेशन को जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेटिव बना सकें उतना सही होगा, ठीक है। तो अगला स्टेप में हमको क्या करना है, जो उनके फिजिकल स्टेट्स होंगे उनको भी हम लिखने की कोशिश करेंगे। अगर उसके लिए कोई टेम्परेचर देना पड़ रहा है या कोई टेम्परेचर का इवोल्यूशन हो रहा है या उसके लिए कोई कैटलिस्ट, प्रेशर, ये सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा है, तो उन सब को उस केमिकल इक्वेशन में हमको शो करना है ताकि वो केमिकल इक्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सके। चलिए देखते हैं कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या था, जो अभी हम बैलेंस करके हम इस केमिकल इक्वेशन को देखे हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल, हाँ इसमें देखिए जो हम रिएक्टेंट यूज किए थे आयरन, वो सॉलिड था, इसलिए इसके ब्रैकेट में हम सामने क्या लिखे हैं, एस लिख दिया है हमने। वाटर जो था वो एक स्टीम के फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था, इसलिए हम यहाँ पे जी लिख दिए। फिर जो उनके बीच में रिएक्शन होने के बाद जो नया कंपाउंड बन रहा था फेरिक ऑक्साइड, वो सॉलिड था, इसलिए हम यहाँ पे एस लिखे हुए हैं। इसके बाद जो गैस का इवोल्यूशन हुआ वो क्या था, हाइड्रोजन था, इसलिए हम उसके सामने जी लिखे हुए हैं। मतलब क्या कि जो कुछ भी हमारा रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, हम उनके फिजिकल स्टेट को भी हम इसमें इंडिकेट कर सकते हैं, उनके सामने ब्रैकेट में एस, जी और एल लिख के। अगर लिक्विड होगा तो एल लिखेंगे, सॉलिड के लिए एस, गैसियस के लिए जी, और एक्वस सॉल्यूशन जब होता है कई बार तो हम उसके लिए ए क्यू लिखते हैं। और अगर उसके साथ कुछ और भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, या फिर कोई कैटलिस्ट है जिसके प्रेजेंट में वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हम उसको भी इसमें शो कर सकते हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा या घटा देते हैं, उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। चलिए इस वाले इक्वेशन में देखते हैं। ये मिथेनॉल बनाने का एक मेथड है। इसमें हमारे पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, जो कि गैसियस फॉर्म में, तो इसलिए हम जी लिख दिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन ए भी गैसियस फॉर्म में। इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं। इसके लिए प्रेशर की जरूरत होता है वो होता है 340 atm, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर में जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास मिथेनॉल बन के तैयार होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हम हमारे क्या लिखे हैं, यहाँ पे एल लिखे हुए हैं, ठीक है। एक और भी इक्वेशन हम देखते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछते हैं, कई बार से वाइवा में भी इसको पूछा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपने वो जो खाना होते हैं अपना फूड खुद तैयार करते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और उनके खुद की खाना बनाने की प्रोसेस, फूड को प्रिपेयर करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो इसके लिए ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो उनके सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेते हैं, यह एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है या गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, और उनके रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक लिक्विड फॉर्म में होगा, इसलिए हम H2O लिखे हैं और L लिख दिए हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, सनलाइट की जरूरत पड़ता है, साथ ही साथ जो ग्रीन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके वो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, जो कि अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। तो देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इक्वेशन बन गया। इसमें हम क्या क्या रिएक्टेंट है, क्या क्या प्रोडक्ट है उसको भी शो कर लिए। ये जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उसको भी हमने इसमें शो कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे हम उनके क्या उसके लिए फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या कैटलिस्ट है या कोई टेम्परेचर या कोई प्रेशर यूज कर रहे हैं, ये सारे चीज को भी हम इसमें शो कर दिया है। तो ये अब केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड होने के साथ साथ एक इंफॉर्मेटिव भी हो चुका है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कुछ और भी इक्वेशंस हैं, हम उनको भी देख लेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको खुद ट्राई कर सकते हैं। अभी जितना कुछ समझाएं उसी के बेसिस पे आप इसका आंसर दे सकते हैं।
अब हम शुरुआत करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस, तो अभी हम सीख लिया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। अब केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप हो सकते हैं हम उनके बारे में देखेंगे। कई बार से होता है केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं कि एक या दो सब्सटेंस हुआ, उनके बीच में रिएक्शन होने के बाद एक थर्ड सब्सटेंस बन के तैयार होता है। कई बार से दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सारे जो टाइप्स होंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे, उसमें 2-3 टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाते हैं। तो इन सबको हम देखते हैं बारी बारी से। तो पहला जो केमिकल रिएक्शन है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कंबाइन होना। सिंपल लॉजिक तो यही है, इसमें कुछ खास तो है नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, एग्जांपल देखते हैं। पहले हमारे पास एक बीकर है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, क्विकलाइम, इसका फॉर्मूला होता है CaO, यहां पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और उसमें हम पानी मिक्स कर दिया, मतलब एक पाउडर की तरह क्विकलाइम होता है। देखे होगे आप घर में जब पुताई उताई करते हैं तो उस समय हम क्विकलाइम लेकर आते हैं, उसमें हम पानी मिक्स करते हैं। पानी मिक्स करने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसका फॉर्मूला होता है CaOH2। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम रिएक्टेंट क्या के लिए, वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O। दूसरा क्या है रिएक्टेंट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। सिर्फ दो हमारे पास रिएक्टेंट है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, लेकिन प्रोडक्ट कितना बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट हमारे पास एक ही हो, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम बोलेंगे। एग्जांपल, क्विकलाइम, ये सॉलिड फॉर्म में है तो हम क्या लिख दिए, S। इसका फॉर्मूला याद रखना है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विकलाइम बोलते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, H2O लिक्विड फॉर्म में है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बनता है, जो कि एक्वस फॉर्मूला होता है, और इसको हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। ठीक है, हिंदी में बुझा हुआ चूना बोलते हैं और इसको हिंदी में अनबुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक्ड लाइम। एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे जब भी हम कोयला जलाते हैं, कोक को जलाते हैं, मतलब क्या कि हम उसको क्या कर रहे हैं, कोयला क्या होता है, कोक होता है। उस कोक का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसलिए किस टाइप का रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ये C जो है क्या है, सॉलिड फॉर्म में एक कोल है, कोल को ही हम कार्बन बोलते हैं, जो कि उसका केमिकल सिंबल C होता है। जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, ये गैसेस होता है तो G लिख दिए। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स मोर देन वन रिएक्टेंट्स एंड सिंगल प्रोडक्ट, देयरफॉर इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी ये देख सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस से मिलकर वाटर का बनना भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, ये दोनों का रिएक्शन हुआ, क्या फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, तो ये तो था, तो हम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा। एक बार और मैं बता दूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वे रिएक्शंस होते हैं जिसमें मोर देन 2 और मोर सब्सटेंसेस, और एलिमेंट भी हो सकता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है, कंबाइन होते हैं, किस लिए, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इट मीन्स अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन to form a single product is called combination reaction। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि जैसे हम क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम किसके साथ कराए, वाटर के साथ। तो अब कभी भी ध्यान दिए होंगे कि चूने को जब भी पानी में मिक्स किया जाता है तो वो गर्म हो जाता है,
मतलब जब भी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ ही साथ में हीट रिलीज होगा। तो जब भी हीट रिलीज होता है तो हम उसको किस टाइप का रिएक्शन बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ ही साथ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और भी यहाँ पे देख सकते हो, अब कोयला है, कोयले को आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, जो काला काला धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ वहां पे हीट भी तो रिलीज होता है। तो ये कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कोल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली कई बार से ऐसा भी होता है कि हमको रिएक्शन कराने के लिए हीट देने की जरूरत पड़ेगा, तो जब हीट देंगे तो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी तक तो हमने एग्जाम्पल देखा है मात्र केवल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। और भी देख सकते हैं, जैसे मीथेन होता है, मीथेन एक तरह का गैस है, हाइड्रोकार्बन है। इसका रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, मतलब जलाएंगे, तो जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और हीट तो रिलीज होगा ही। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम एलपीजी गैस लेकर आते हैं उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, मीथेन की तरह वो भी हाइड्रोकार्बन ही है। जब उसको हम जलाते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, थोड़े मात्रा में स्टीम बनेगा और साथ ही साथ हीट तो रिलीज करता ही है। इसलिए कैसा रिएक्शन होगा? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप होगा। चलिए, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन इन विच the evolution of heat is taken place is known as exothermic reaction। चलिए, और भी हम देख सकते हैं अब कुछ एग्जांपल्स। वैसे ही पता है हम सभी को भी एनर्जी की जरूरत पड़ता है। वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? हम खाना कुछ खाते हैं, खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है? जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर एक सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तब जाके हमको एनर्जी मिलता है। जैसे हम कुछ भी खाते हैं, राइस, पोटैटो, ब्रेड, ठीक है, तो ये सब में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए कई बार से हम जब थक हार जाते हैं तो हम ग्लूकोज का पाउडर डायरेक्ट हम पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, बिकॉज हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा वहां से, ठीक है। चलिए, एक और केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में कैसा होता है। जब कुछ हम खाते हैं, खाने के बाद हमारे बॉडी में जाता है, कार्बोहाइड्रेट सपोज खाए, वो सबसे पहले ग्लूकोज में ब्रेक होगा। ग्लूकोज में ब्रेक होने के बाद हमारे सेल्स के पास पहुंचेगा ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। इसके बाद साथ ही साथ हम ब्रीदिंग लेंगे तो उसके ब्रीदिंग के समय हमारे साथ क्या होगा? ग्लूकोज तो हमारे सेल के पास पहुंच चुका है, ऑक्सीजन भी पहुंच चुका। हम जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो अब ग्लूकोज ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और ये एनर्जी मिलेगा। यहाँ पे ये भी एक तरह का कैसा है? एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है हमारे बॉडी के लिए, ताकि ये एनर्जी क्या होता है? हमारे बॉडी को जो बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें काम होता है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। हम ब्रीथ आउट करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे मुंह से जो है स्टीम के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में बाहर निकल आता है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के लिए इक्वेशन है, आपको याद रखना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब के सब कैसे थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे। साथ ही साथ ऊपर तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जान ही चुके हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं। दूसरे टाइप के रिएक्शंस क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कंपोजिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे रिएक्टेंट, उनके बीच में रिएक्शन होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो कॉम्बिनेशन, बिकॉज वहां पे कंबाइन हो रहा था, एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यहां से आप साफ मतलब समझ सकते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। क्या होना? टूटना, डिकम्पोज होना। मतलब अब हमारे पास क्या होगा? एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन होगा और एक से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट। तो इसको जब हम हीट देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस एक्टिविटी में एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया गया है, फेरस सल्फेट, जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में है। ठीक है, अब उसको हम बर्नर से उसको हीट दे रहे हैं। हीट देने के बाद जो फेरस सल्फेट है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में ब्रेक हो जाता है। मतलब क्या आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट कितना है, एक ही है। प्रोडक्ट कितने बन रहा है, 1 2 3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देयर आर 3 प्रोडक्ट्स। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि एक रिएक्टेंट 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, इसके लिए किसकी जरूरत है, हीट की जरूरत है। और जब किसी रिएक्शन के लिए हम हीट देते हैं तो उसका नाम क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, अब आगे आप समझ, THERMIC, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। वैसे ही हमारे पास लाइम स्टोन होता है। लाइम स्टोन बोले तो चूना पत्थर। ठीक है, आप मार्बल भी समझ सकते हैं, जो यूज करते हैं मार्बल, वो भी क्या है, एक तरह का लाइमस्टोन है। कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज लाइमस्टोन। जब इसको हीट देंगे, यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल रिएक्टेंट है, लाइमस्टोन इसको बोलते हैं। जब इसको हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देख सकते हैं, मतलब एक रिएक्टेंट लिए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन गया। तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोज होके एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट दे रहा है। ये लाइम स्टोन था, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्विक लाइम हो गया, पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। चलिए, इस एक्टिविटी में भी वही किया गया है। यहाँ पे और भी देख सकते हो, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें हमको ले लेना है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 होता है। जब उसको बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो फिर से ब्रेक हो जाएगा, और देखते हैं ब्रेक होके डिकम्पोज होके वो क्या देता है। ये हमारे नीचे है इसके लिए इक्वेशन। ये देखिए, ये फॉर्मूला होता है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, ये जिसको हम लेड नाइट्रेट बोलते हैं। इसको जब हम हीट दिए बर्नर से तो लेड ऑक्साइड बना, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना। मतलब फिर से क्या हुआ, एक सिंगल रिएक्टेंट 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। इसलिए भी क्या हुआ, एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। जैसे हम इससे पहले देखे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब हमने रिएक्शन कराया तो क्या बना था, वाटर। किस टाइप का रिएक्शन था वो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ था H2+O2 और हमको मिला था H2O। उसके जस्ट अपोजिट भी हम कर सकते हैं। एक बीकर में ले लेते हैं वाटर, उसमें हम दो तरह के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। एक हमारा होता है कैथोड और दूसरा होता है हमारा एनोड। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो वाटर है वो 2 तरह के आयन में ब्रेक हो जाता है। एक जो हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास दिख रहा होगा, इधर वाला जो है इसको हम बोलते हैं कैथोड। कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है और एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन जाके जमा होता है, वहां पे हाइड्रोजन गैस के बबल देखने को मिलते हैं, और जो एनोड होता है उस पे ऑक्सीजन का बबल देखने को मिलता है। मतलब क्या कर रहे हैं कि जब भी हम लाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, 6 वोल्ट का यहाँ पे एक बैटरी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो ब्रेक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। याद रखना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, एक बीकर लेना है, बीकर में वाटर लेके 2 इलेक्ट्रोड लगा देना है, कैथोड एनोड।
इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमको कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। ये देख सकते हैं AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। इसको जब सनलाइट में हम कुछ समय, यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना डिश है, उसमें हमको सिल्वर क्लोराइड दिए हैं, सनलाइट में कुछ समय के लिए छोड़ दिए हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है? हीट मिलने की वजह से सिल्वर क्लोराइड जो है ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस देता है वहां पे। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट फिर से दो प्रोडक्ट। किस टाइप का रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक रिएक्टेंट दो में ब्रेक हो गया। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या होगा? उसको भी हीट देने से वो सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाएगा। नीचे एक आप इक्वेशन देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। उसको भी सनलाइट में हम रख दिए हैं। रखने के बाद सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, डिकम्पोज होके अलग अलग एक सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्टेंट सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर बना यहाँ पे और ब्रोमीन दो अलग अलग में डिकम्पोज हो गया। इसलिए कैसा हो गया है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है ये इसलिए कि इस रिएक्शन जो है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है, रील वाला जो होता था पहले, जिसको हम सफाई करने के लिए दे देते हैं लैब में, वहां पे इस सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है और सिल्वर क्लोराइड का भी यूज किया जाता है। ये भी एक कैसा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मतलब अभी तक जितना भी हम रिएक्शन देखे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके लिए हमको हीट देने की जरूरत पड़ा। ठीक है, मतलब सारे के सारे लगभग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमको एनर्जी देने की जरूरत पड़ा। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा था, हीट रिलीज हो रहा था, इसलिए उसको हम क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे टाइप का रिएक्शन क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे और क्वेश्चंस हो गया, आप देख सकते हैं। तीसरे टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से क्या समझ में आ रहा है? डिस्प्लेस होना मतलब एक को हटा के उसके जगह खुद आ जाना। एग्जाम्पल्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत ही एकदम बेस्ट फ्रेंड हैं। अब तीसरा कोई आया और आपके दोस्त से दोस्ती करके खुद ही आ गया और आपको हटा दिया, मतलब आपको डिस्प्लेस कर दिया है। तो सिमिलरली हम इसमें भी ऐसे ही होगा कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। एक स्टैंड है इस तरह का, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं। टेस्ट ट्यूब से धागे से बांध के हम दो ठो आयरन का नेल या कील को हम लटका दिए हैं। किसके अंदर? किसका सॉल्यूशन है ये? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4। उसमें हम दोनों को डुबा दिए हैं। डुबाने से क्या होगा भाई? चलिए आगे हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन से। अब कॉपर सल्फेट में आप ध्यान दे रहे हैं, कॉपर सल्फेट में क्या है? कॉपर Cu और सल्फेट आयन SO4 आयन। ठीक है, और किसको हम किस में आयरन रखे हैं? मतलब Fe। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। आप देखिए इसका हम केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं। ये हमारा है आयरन जिसका फॉर्मूला है Fe। ये आयरन हो गया Fe। हमारा सॉल्यूशन किस में डुबाए थे भाई? कॉपर सल्फेट में डुबाए थे। अब होता ये है कि जो आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर विथ सल्फेट आयन। मतलब क्या होगा कि सल्फेट आयन में से जो Cu जो है, ये आपका जो दोस्त है कॉपर, उससे ये सल्फेट के साथ आपकी दोस्ती थी। आप कॉपर हो, सल्फेट आपका कोई दोस्त था, उसके साथ दोस्ती है। लेकिन आयरन जो है उसका सल्फेट के साथ बहुत अच्छे से जम रहा है। मतलब क्या कि सल्फेट से आपको अलग कर देगा। मतलब ये आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है, इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और उस कॉपर की जगह खुद ही जाकर चिपक जाएगा। तो इस टाइप का डिस्प्लेस कर रहा है। कॉपर को डिस्प्लेस करने का काम कौन कर रहा है? आयरन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर को हटा के खुद ही आयरन वहां पे आ गया है और कॉपर बेचारा अकेला अकेला घूम रहा है। इस टाइप का रिएक्शन
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कॉपर सल्फेट जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिकॉज जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसके जगह खुद ही आ जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी एक एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है जिंक। जिंक का भी हम किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। मतलब जिंक क्या है, कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है। ये देखिए ये है जिंक, ये रहा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इस जिंक को हम इस कॉपर सल्फेट में डाल दिए तो इस कॉपर क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट सॉल्ट बना लेगा। ये भी एक तरह का कैसा एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज लेड है हमारे पास। लेड का रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ कराना है। लेड जो होता है क्लोरीन के साथ कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करेगा ये कॉपर बेचारा फिर अकेला, और लेड क्या करेगा, कॉपर के साथ मिलके PbCl2 लेड क्लोराइड बना लेगा। आप समझ में बहुत अच्छे से आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार फिर से बता दूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करके डिस्प्लेस करके उसके जगह खुद ही अपना जगह ले लेता है और लेस रिएक्टिव को सेपरेट कर देता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा था भाई, ऊपर वाले को जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे हम उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ उसमें एक ही तरह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, सिर्फ एक ही एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करने का काम कर रहा था। लेकिन जो अब ही हम देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें दोनों कंपाउंड के जो मेटल्स होंगे एक दूसरे को रिप्लेस करेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये जो ऊपर टेस्ट ट्यूब है इसमें हमारे पास सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, नीचे जो टेस्ट ट्यूब रखा हो उसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। ये दोनों को जब भी हम सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद देखिए क्या होगा। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में घुला हुआ है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो ये सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये सोडियम किसके साथ ज्यादा रिएक्टिव, ये सोडियम जो है इस क्लोरीन के साथ ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो ये बेरियम है ये सल्फेट के साथ ज्यादा रिएक्शन है। तो क्या होगा, सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा और बेरियम सल्फेट के साथ चला जाएगा। मतलब दोनों कंपाउंड के एलिमेंट्स जो हैं दूसरे के आयन को एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है और एक नए सब्सटेंस बना रहे हैं। सोडियम सल्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट, देख सकते हैं आप, एंड बेरियम क्लोराइड गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों मेटल्स एक दूसरे को रिप्लेस करने का काम कर रहे हैं, डिस्प्लेस करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं अगर और एग्जांपल दिया होगा तो। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बेरियम सल्फेट होता है एक प्रेसिपिटेट होता है। मतलब यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है रिएक्शन के बाद यहाँ पे बॉटम में जाके बैठ जाता है। एक व्हाइट सब्सटेंस होता है जो यहाँ पे तली में जाके बॉटम में जाके सेटल डाउन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इस टाइप का रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब दोनों तरह के जब भी सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा तो एक प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि इस बॉटम में जाके यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब है कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करेगा तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करे या फिर हाइड्रोजन लूज करे तब हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब बोलेंगे, मैं यहां पे कर देता हूं, एरो बना देते हैं।
ऑक्सीजन गेन करना या फिर हाइड्रोजन रिलीज करना, यह क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इसके जस्ट उल्टा रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन रिलीज करना या फिर हाइड्रोजन गेन करना। अगर आपको इतना याद है, समझ में आ गया होगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर। मैं फिर समझा देता हूं। ऑक्सीडेशन मतलब अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा हो या हाइड्रोजन रिलीज कर रहा हो तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन रिलीज करेगा या हाइड्रोजन गेन करेगा तो हम क्या बोलेंगे? उसको रिडक्शन बोलेंगे। चलिए ना एग्जांपल समझते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं इस एग्जांपल को देखिए। हमारे पास एक कॉपर है, कॉपर की तार है या कुछ भी है मेटल, उसको हम क्या किए? खुले में छोड़ दिए। तो क्या होगा? कुछ समय के बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड। देखते होंगे कि जो कई बार से जो कॉपर होता है वो हल्का ब्लैक कलर का हो जाएगा या ग्रीनिश कलर का हो जाता है। किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड CuO का लेयर बन जाता है। ठीक है, या फिर जब थोड़ा बहुत हीट मिलता है, टेम्परेचर थोड़ा वार्म रहता है, तब कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये क्या होता है? किस टाइप का रिएक्शन? यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन, कॉपर जो है यहाँ पे तो इसमें ऑक्सीजन नहीं था, बट रिएक्शन के बाद CuO बन गया, मतलब कॉपर को यहाँ पे ऑक्सीजन मिला, इसलिए कॉपर का क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरे एग्जांपल में समझिए, यहाँ पे नीचे देखते हैं कॉपर ऑक्साइड है CuO और इसको हाइड्रोजन मतलब साथ मिला, थोड़ा हीट मिला, तो क्या हो गया? ये कॉपर जो है बेचारा अकेला रह गया यहाँ पे और H2O के साथ मिलके बना लिया H2O। मतलब इस कॉपर जो है ऑक्सीजन रिलीज किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिडक्शन में क्या हो रहा था? अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन रिलीज करे तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तब तो यहाँ जाके कॉपर बन गया। मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन। और हाइड्रोजन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं था, इधर आके क्या हो गया? उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन। क्यों कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन? क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन किया। अब बात यहाँ लॉजिक वाली ये है कि ऊपर वाला रिएक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन नीचे वाला जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ये वाले एग्जांपल को आप अच्छे से समझिए। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हुआ? यहाँ पे ये देखिए वही एग्जांपल है। कॉपर से क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड था, ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज हो गया और कॉपर बन गया। तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीजन रिलीज होना मतलब रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन था अकेला बेचारा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके इसका क्या हो गया? H2 बन गया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सिंपली शॉर्टकट में रेडॉक्स रिएक्शन। इतना याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट और भी एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन का रिएक्शन करा है तो देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या, इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल गया। और यहाँ पे कार्बन जो है उसको ऑक्सीजन मिला, मतलब कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस एग्जांपल में चलिए MnO2 है, MnO2 में ऑक्सीजन है, MnO2 बाद में जाके क्या बन जा रहा है भैया? MnCl2। ऑक्सीजन तो निकल गया, मतलब MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड का क्या हो गया? इसका हो गया रिडक्शन। और HCl देखिए, HCl का जो हाइड्रोजन था उसमें तो ऑक्सीजन था नहीं, इधर जाके बन गया वाटर, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इस हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। उम्मीद है आप सभी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
बस ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने ही वाला है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आ रहा होगा तो आप बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, तो कितना समझ में आया है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका छोटा सा टॉपिक जो है रह गया है, जिसमें हम कोरोजन एंड रेंसिडिटी पढ़ेंगे, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, 60 मिनट लगभग 1 आवर का हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।